ऑल दी आंसर्स एक P3 आपको करवा रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि 1 या 1.5 आपको आज की क्लास में जल्दी से करा दूँ। सो लेट्स मेक अ स्टार्ट जी। हमारे पास यहाँ पे मैं उन्हीं पेपर्स के आपको करवा रहा हूँ जिनके आपको भेजा हुआ है कि जी आपके P4s हैं, वही P3s भी आपको मैं दे रहा हूँ। तो समर 2132 ये पेपर है आपका। वैसे हम इसका कुछ हिस्सा कर चुके हैं पहले, लेकिन स्टिल लेट्स डू मोर। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटे अच्छा चले शुक्र है, एकदम से बच्चे आना शुरू हो गए। सिकंदर, अस्सलाम वालेकुम सिकंदर। वालेकुम अस्सलाम सर। माय अपॉलॉजीज बेटे, आप 2 दफ़ा कॉलेज आए एंड आई वाजंट अवेलेबल एंड आई टेक ब्लेम, आई वाज रॉन्ग। कोई बात नहीं सर। चलें जी, बदला हो गया थोड़ा सा पूरा। चलें लेट्स मूव ऑन। बेटे मैं बहुत कम इंटरेक्शन करवा रहा हूँ, ये सारे मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ तसल्ली से समझते जाइएगा। फर्स्ट 3 MCQs टेंड टू कम फ्रॉम इकोनॉमिक एफिशिएंसी और फिर 13वां 14वां 15वां भी आमतौर पे वहीं से आते हैं। सो देयर अबाउट 5 टू 6 क्वेश्चंस ऑन दिस वन यूनिट और 25 मार्क का पूरा क्वेश्चन। दिस इज अ मैसिव यूनिट, इसको बहुत अच्छा होना चाहिए। राइट जी, समवन एल्स इज जॉइनिंग अस नाउ। मोहम्मद, Assalamu alaikum Muhammad. It's going to be a less interactive class. I'm going to be explaining and covering most of the syllabus. That's the idea. मैं P32 करवा रहा हूँ आपको, Summer 21 one of the papers जो मैंने आपको लिस्ट किया है for your mocks. जी, पहले 3 क्वेश्चन we should expect from efficiency, then back to consumer behavior, production and cost, market structures, so on and so forth, कोर्स के हिसाब से. Diagram shows a monopolistically competitive firm. Which point represents allocative efficiency? Allocative efficiency के कौन से क्राइटेरियंस हैं जी? मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर हो। ग्राफ पे जब मार्जिनल कॉस्ट डिमांड कर्व को AR को कट कर रहा हो, MCs AR के बराबर हो जाए, वहीं पे प्राइस सेट होती है। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। अगर दूसरा डिमांड सप्लाई वाला ग्राफ होता तो उसमें MSC MSB की ऑप्शन होती। ठीक हो गया? एनी प्रॉब्लम्स जी? Excellent. Second one, G. Someone else is joining now. Assalamu alaikum, Lareb. Long time no see. अच्छा, it's going to be less interactive class. I'm going to be explaining the things and आप बस जहाँ मसला और रोकिएगा। पहले क्वेश्चन का मैंने समझाया है, उसने कहा एलोकेटिव एफिशिएंसी कहाँ है, तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जहाँ डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू को कट कर रहा होता है, वहाँ प्राइस सेट होती है ना हमेशा डिमांड कर्व से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Second question जी, what is an argument against government intervention when there is market failure? अब start thinking, market fail हो रही है लेकिन government intervene क्यों ना करे? Government intervention can cause positive externalities, ये तो अच्छी बात है, rejected. Government intervention could increase the availability of merit goods, again अच्छी बात है, rejected. Government intervention could lead to less efficient outcomes. देखो, government sometimes ending up making government failure, over taxation, under taxation, over subsidies, under subsidies, क्योंकि सही अमाउंट में marginal external cost या marginal external benefit identify नहीं कर सकते। डी क्यों रिजेक्टेड है जी? गवर्नमेंट इंटरवेंशन को रिड्यूस इंफॉर्मेशन फेलियर, वो तो मार्केट फेलियर को दूर करेगा, ये डिजायरेबल है। एनी क्वेश्चन वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट? पहले दोनों क्वेश्चंस की। Excellent. Let's move on to number 3. ये वो जो स्निकर क्वेश्चन था मेरे ख्याल में। A government is choosing between 4 routes for a new road. The table provides details of the cost and benefits associated with each route. The government wants to get the highest return for taxpayers in terms of the social cost relative to the private cost. Private cost investment होती है taxpayers की, राइट? उसके ऊपर मैक्सिमम रिटर्न कहाँ आ रहा है, और रिटर्न्स कैसे मालूम होती हैं हमें? थ्रू सोशल बेनिफिट्स, ठीक है, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल। तो रेशियोज हमने निकाली। सिकंदर, कौन सी ऑप्शन ठीक थी? आपने ये स्निकर्स जीती थी। तुक्के में स्निकर्स जीत गया लगता है आप। चलें, लेट्स गो बैक। सी ऑप्शन जी, प्राइवेट कॉस्ट हैं सिर्फ 20 और रिटर्न कितनी हो रही है? प्राइवेट बेनिफिट प्लस सोशल एक्सटर्नल बेनिफिट्स यानी सोशल बेनिफिट्स 35। तो जब रेशियो निकालोगे हाईएस्ट रिटर्न यहाँ पे आ रहा है।
Any confusion ji? Any questions here? Awesome. Let's move on to number 4. As I said, पहले 3 efficiency से, चौथा पांचवा consumer behavior से. Donald maximizes his utility when buying paperback books and audiobooks. Price of a paperback book is $3 and price of an audiobook is $6. If MU of the last paperback book was 12 units of utility, what was the marginal utility of the last audio book purchased? दो गुड्स हैं तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे सामने आता है. प्राइसेस दोनों दी हुई हैं, अलबत्ता एम यू एक की दी हुई है पेपर बैग की. तो हमेशा जहां एम यू पर डॉलर बराबर हो जाए, एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई अप टू एनी नंबर ऑफ गुड्स. तो वहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है. सो हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी. 12 यूटिलिटी मिल रही है लास्ट पेपर बैग बुक से, एम यू हो गया 12, प्राइस है 3, 12 ओवर 3, 4 पर डॉलर हमें यूटिलिटी आनी चाहिए. ऑडियो बुक की प्राइस है 6, उसको इन चारों से डिवाइड करते हैं. करेक्ट ऑप्शन डी. जब डिवाइड करोगे 24 ओवर 6, आंसर विल बी 4 पर डॉलर अगेन. सो यहाँ पे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी. एनी क्वेश्चंस हियर? Okay, G. Number 5. Which statement correctly describes the result of a price increase for an inferior good? प्राइस इंक्रीज हुई है, इंफीरियर गुड के सारे इफेक्ट पहले सोच लेते हैं. प्राइस बढ़ने से सब्सटीट्यूशन में महंगी हुई है तो रिलेटिवली एक्सपेंसिव होने की वजह से हम कम लेंगे, नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. लेकिन इंफीरियर है, प्राइस बढ़ने से रियल इनकम गिरी थी, इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम से, हम इसको ज़्यादा खरीदेंगे, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव. बट फॉर inferior, substitution effect tends to be bigger than income effect, तो overall price effect still negative होगा. So इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिएगा. substitution effect causes the consumer to buy less of the good and income effect causes the consumer to buy more of the good. बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, ये सही उसने नेगेटिव substitution effect and positive income effect बता दिया. Any question my boys and girls? Awesome. अब थोड़ा सा हम जा रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स पे, विच आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर टीचिंग सम ऑफ यू लेटली कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर्स पे ज़रा ग्रिप वीक है. इसलिए आई एम वर्किंग वेरी फास्ट ऑन द नोट्स, जो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप एक दिन प्लीज़ आ जाइएगा, मैं आपकी कॉपीज़ बनवा लूँगा एज ऑलवेज एंड यू गाइज टेक इट फ्रॉम मी. विच स्टेटमेंट अबाउट अ मोनोपोली इज करेक्ट? Profit maximization occurs when average cost equals average revenue. Profit maximization कहाँ होती है? जब MCMR के बराबर हो. तो पहली ऑप्शन रिजेक्ट. Sales maximization occurs when MC equals marginal revenue. ये तो हो गया profit maximization. Sales revenue maximization occurs when MR is equal to 0. C is the correct option. मैं आपको ये पांचों ऑब्जेक्टिव दोबारा बता देता हूँ. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कौन सी आउटपुट है? MCMR. सेल्स मैक्सिमाइजेशन ACAR. रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाए. इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल जीरो, टोटल मैक्सिमाइज. MU जीरो, TU मैक्सिमाइज. मार्जिनल प्रॉफिट जीरो, टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज. सेटिस्फाइंग प्रॉफिट क्या है जी? नॉर्मल प्रॉफिट ACAR से ऊपर कमा रहे हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट MCMR से नीचे. तो वो बात उसकी गलत है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो उस वक्त. सो सिंपली ऑप्शन सी, MR जीरो हो जाए, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाता है. बच्चों, एनी क्वेश्चन हियर? ओके, मैं आपको एंड पे प्लीज मेरे को याद दिलाइएगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स वाला ग्राफ दिखा दूंगा, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो हम अपना फिट करें एक आधा क्वेश्चन. अ सैटेलाइट कंपनी इज बॉट बाय एन इन्वेस्टमेंट बैंक. Which outcome has resulted from this purchase? Cartel, oligopoly, ये मैं 3 वीडियोस लगा रहा हूँ आज ही. Diversification, this is correct. Lateral integration, vertical integration. अच्छा बच्चों, अब हमारे पास इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में देखो तो हॉरिजॉन्टल मींस सेम इंडस्ट्री, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. वर्टिकल बैकवर्ड, ठीक है, सेम इंडस्ट्री वन स्टेज पीछे. बेकरी ने वीट फार्म खरीद लिया. वर्टिकल फॉरवर्ड या लैटरल, इसको क्या बोलते हैं जी? जब बेकरी, तो वो तो खैर था ही ट्रेशरी में, लेट्स से कार मेकर ने शोरूम्स खरीद लिए. तो ये सब क्लियर है. डाइवर्सिफिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन अलग इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट बैंक अलग इंडस्ट्री, अब वो डाइवर्सिफाई कर गए, कंग्लोमरेट भी इसको बोलते हैं. एनी क्वेश्चंस बच्चों हियर? ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट है जो ऑलिगोपोली के एंड पे पढ़ाया जाता है. ये भी मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ. I know it's getting a little bit tiring because no talking and everything, but
You're welcome to ask any questions. Diagram shows the long run average cost curve for a firm and 3 short run average cost curve. हर long run में कई short run होते हैं. जैसे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप में जब ऊपर जा रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ रहा है, तो फर्म मजीद कैपिटल लगा देगी, नई फैक्ट्री सेटअप कर देगी, डिवीजन ऑफ लेबर अच्छी होगी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे मूव करता रहेगा. जब तक नीचे मूव करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. लोएस्ट पॉइंट उसका जैसे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3 है, ये है मिनिमम एफिशिएंट स्केल, जब इकोनॉमीज आपने ले ली और डिस इकोनॉमीज अवॉइड कर ली. अलबत्ता उसके बाद बेशक नया कैपिटल ऐड करो, फर्म हैज बिकम टू लार्ज, managerial and labor diseconomies, communication problems, coordination problems, motivation के issues, average cost बढ़ना शुरू हो जाती है. तो shape of long run average cost curve is U because of economies and then diseconomies of scale. वैसे हर पॉइंट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का लोएस्ट कॉस्ट पॉइंट होता है उस आउटपुट के लिए, क्योंकि कैपिटल लेबर की बेस्ट रेशियो होती है. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जी? मैं सही स्टेटमेंट पे जा रहा हूँ. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एक्सप्लेन्स व्हाई ईच ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड. बाकी सारी जब आप देखोगे गलत होंगी. चले मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ. When the minimum point of short run average cost 3 is lower than the minimum point of SRAC2. SRAC2 ऊपर है, SRAC3 देखो नीचे है, लोएस्ट पॉइंट पे है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के, तो गलत हो गया. सी, position of short run average cost 2 shows the minimum efficient scale of production. Minimum efficient scale है lowest point SRAC3. Rising section of SRAC1 indicates existence of diseconomies of scale. No, short run में economies of scale या diseconomies नहीं होती, increasing and diminishing returns होता है. To scale या off scale long run का concept है. बच्चों ये प्लीज आई नीड टू नो, ये चैप्टर पढ़े बहुत दिन हो गए. पिछले दिनों मैंने एक पेपर करवाया था, बच्चों को जरा याद नहीं था, तो ये जरा याद आ रहा है. इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स. आई नीड सम रीट्रेशन हियर कि ये समझ आ गया है कि ऑप्शन बी क्यों ठीक है. एनीवन प्लीज. राइट नाउ बीइंग क्वाइट मींस आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग. या आगे वैसे थोड़ा सा इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स याद कराता चलो. इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या है? व्हेन वी ऐड मोर ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर लेबर टू फिक्स्ड कैपिटल, इनिशियली एमपी एपी मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट फॉल बिकॉज वर्कर्स हैव इजी एक्सेस टू कैपिटल, डिवीजन ऑफ लेबर आला है, कैपिटल लेबर रेशियो बढ़ रही है, सो कॉस्ट कम हो रही है. अलबत्ता बाद में व्हेन टू मेनी वर्कर्स स्टार्ट शेयरिंग टू फ्यू मशीन्स, फैक्ट्री फ्लोर क्राउडेड हो जाता है, एमपी एपी गिरना शुरू होते हैं, टीपी स्लो बढ़ता है, और हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप में ऊपर जाता है. राइट जी. नंबर 9 should be very easy for all of you. What is most likely reason that barriers to entry might lead to X inefficiency? X inefficiency means not producing at the lowest average cost curve. अब देखते हैं जी. A, the firm does not account for external benefits. Not related. ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मामला है. Firm has no incentive to cut its cost of production. ये सही है. X inefficiency क्यों है? बैरियर्स इतने हैं, बाहर से फर्म्स आने का चांस ही नहीं है, तो मैं कॉस्ट बढ़ने दूंगा, प्राइसेस बढ़ाता रहूंगा. बाकी सारे गलत हैं. सी शो कर रहा है जी. प्राइस सेट अबव एवरेज कॉस्ट मींस एबनॉर्मल प्रॉफिट. फर्म्स प्राइस इज सेट हायर देन मार्जिनल कॉस्ट. इसका मतलब है एमसी के ऊपर है, हायर देन मार्जिनल कॉस्ट कर रहे हैं, एमसीएमआर से बेसिकली ऊपर आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई और ऑब्जेक्टिव फॉलो कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर रहे. बेटे समझ आ गया बी क्यों ठीक है? एक्स inefficiency not producing at the lowest cost point of lowest cost curve, not the lowest point, lowest cost curve. Everybody clear on this? Okay, let's move on to number 10. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको जल्दी से समझिएगा. डायग्राम शोज द लॉन्ग रन कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर मोनोपोली. ये नेचुरल मोनोपोली का ग्राफ है. नेचुरल मोनोपोली क्या होती है? जब एक ही फर्म का होना ज़्यादा एफिशिएंट है, पूरे मुल्क में वो सप्लाई करे, क्योंकि अनलिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल का स्कोप है. जितना वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ डिमांड, एवरेज कॉस्ट देखो नीचे ही जा रही है. तो इसमें एल आर ए सी एल आर एम सी दोनों ऐसे शेप में होते हैं बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल आई जा रही है, डिस इकोनॉमीज का कोई चांस नहीं. गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेट अ प्राइस दैट मैक्सिमाइजेस सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर यानी एलोकेटिव एफिशिएंसी कहाँ आती है? जहां मार्जिनल कॉस्ट
एवरेज रेवेन्यू को कट करती है। जैसे ऊपर हमने एलोकेटिव एफिशिएंसी देखा, MCAR। सो ग्राफ में देखो, जहां MC कर्व, LRMC, AR कर्व डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट गवर्नमेंट ने प्राइस सेट की है। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डिसीजन? फर्म विल एक्सपीरियंस डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो तो आ ही नहीं रही, इनकी मुसलसल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। फर्म विल मेक अ लॉस, यस। एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व नीचे है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर है। बच्चों समझ आ गया? लॉस कर रही है फर्म। फर्म विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दैट विल हैपन एट MCMR वे बिफोर, वो गलत हो गया। फर्म विल मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू, दैट विल हैपन व्हेन MR इज जीरो। तो ओनली ऑप्शन इज द फर्म विल मेक अ लॉस, ऑप्शन बी। बच्चा आज कितना क्लियर है? प्लीज थोड़ी सी रिट्रेशन और हम बताएं बेटे। जी सर। क्लियर है मेरे बेटा? जी सर। ओके ओके। नंबर 11 जी, इंफॉर्मेशन गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ मार्केट स्ट्रक्चर। ये वैसे है ओलिगोपली, टू लीडिंग ब्रांड्स कंट्रोल 60% ऑफ द मार्केट। ओलिगोपली में चंद लार्ज फर्म्स, 2, 5, 10, 15 डोमिनेंट प्लेयर्स होते हैं, बाकी स्मॉल होती हैं। अदर लार्ज फर्म्स एंड अ फ्यू स्मॉलर फर्म्स एग्जिस्ट इन द मार्केट। प्राइसेस टेंड टू बी स्टेबल, बिल्कुल प्राइसेस टिकी हो जाती हैं ओलिगोपली में। आप वीडियोस देखोगे सब समझ आ जाएगा। हाई बैरियर्स टू एंट्री होते हैं। तो लॉजिकली मोनोपोली रिजेक्ट होगी क्योंकि दो फर्म्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसमें लार्ज स्मॉल फर्म्स हैं, उसमें एक साइज की होती हैं। मोनोपोलिस्टिक रिजेक्ट हो गया, उसमें सारी सिमिलर साइज की या कुछ बड़ी फर्म्स होती हैं, तो वो भी रिजेक्ट हो गया और उसमें प्राइसेस स्टेबल नहीं होती। सो ऑप्शन सी ओलिगोपोली एलिमिनेशन की बेस पे किया जाता था। बच्चों कोई क्वेश्चन? वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, 28 को पेपर है, बहुत टाइम है, देख लेना आराम से। नंबर 12 अगेन वही देखो, ऑब्जेक्टिव्स पे दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। तो तसल्ली से आज मैं आपको एंड पे ये ग्राफ, बल्कि ये भी बड़ा अच्छा है, मैं आपको एंड पे पूरा ग्राफ दिखाऊंगा। डायग्राम शोज अ फर्म इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। जारी बात है, डिमांड कर्व नीचे आ रहा है, स्लोप कर रहा है, हमारा अलग हो रहा है, तो ये इम्परफेक्ट मार्केट है। इट चेंज्ड इट्स एम फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। अब कोई बच्चा मुझे बताए, MCMR होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कहाँ होती है? जब क्या क्या हो जाए? शाबाश। MR0। MR0। MR0 की आउटपुट पे जाएं रिदा, उस आउटपुट से लाइन को ऊपर फॉलो करें, कॉस्ट एंड रेवेन्यू को कंपेयर करें, फर्म क्या कमा रही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पे भी देखो कौन सा प्रॉफिट फर्म कमा रही है, और सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे भी देखो कौन सा प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रही है, आई डोंट हैव द पेन दैट वर्क्स। देखो मैं आपको अपना पॉइंटर चला के दिखा रहा हूँ, आई होप दैट मेक्स सेंस। ये देखो मेरा बेटा, MCMR की आउटपुट है ये, कैन यू सी माई पॉइंटर? पहले कौन सा कर्व आया? एवरेज कॉस्ट, ये मेरी कॉस्ट बन गई। अब मैं डिमांड कर्व तक गया, ये प्राइस, ये सारा इलाका एबनॉर्मल प्रॉफिट था जब हम MCMR पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे थे। जब MR0 पे गए हैं, अब नोट करो, कॉस्ट यहाँ है और रेवेन्यू फिर डिमांड के ऊपर है, तो दोनों केसेस में फर्म सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स टाइम एंड ओन यानी इंटरेस्ट फॉर गॉन एंड ओनर्स टाइम यानी वेजेस फॉर गॉन एंड ओनर्स इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट फॉर गॉन। बेटे समझ आ गया है या प्लीज दोबारा बता दूं? दोनों केसेस में एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू से नीचे है उस आउटपुट पे, तो फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, पहले ज्यादा और अब कम, लेकिन दोनों केसेस में एबनॉर्मल प्रॉफिट है। बच्चा जल्दी से समझ आ गया है? चले, आई ट्रस्ट यू टू बी ऑनेस्ट एंड आस्क मी, there's no embarrassment in not knowing something. Number 13 G. In various countries, the supply of public utilities such as water and electricity has been licensed by the government to a few private firms. What should government do to persuade these profit-seeking private firms not to overcharge consumers? Number one G. Allow private firms to merge to create a monopoly. Monopoly तो price maker है, वो तो price बहुत बढ़ा देगी. Appoint a regulatory body to guarantee supplies at all time possible. Deregulate nationalized industry to create a free market. फ्री मार्केट तो पहले थी, डीरेगुलेशन तो पहले हो रही है कि प्राइवेट फर्म्स को दे रहे हैं।
enable customers to switch easily from one private firm to another. ये डी और बी में से कोई एक ऑप्शन है, आप लोगों को कौन सी लग रही है? कहां पे फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से डरती हैं? जब उनके सामने बहुत सारा कंपटीशन हो, तो डी, बहुत सारे सब। यस, तो ऑप्शन डी समझ आ गया बच्चों? फर्म्स यानी इतनी हैं कि कस्टमर आसानी से एक इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई कंपनी से दूसरी पे चला जाए तो फर्म्स ओवरचार्ज नहीं करेंगी, बिकॉज दे लूज कंज्यूमर्स, इलास्टिक डिमांड हो जाएगी. गॉट इट? Okay, let's move on to 14th. A government intends to use pollution permits to reduce environmental damage. थोड़ा सा pollution permits का concept लेते हैं. ये गवर्नमेंट परमिट्स देती है, लाइसेंसेस देती है कि आप इस हद तक, इस लेवल तक एमिशन कर सकते हैं. लेट्स से इतने थाउजेंड या इतने मिलियन क्यूबिक वटेवर आपकी जो है पोल्यूशन की एमिशंस की लिमिट है. इसका फायदा क्या होता है कि जो डर्टी फर्म्स है उनका लाइसेंस पहले फिल हो जाता है, क्लीन फर्म्स का भी बाकी पड़ा होता है, तो डर्टी फर्म्स को क्लीन फर्म्स से खरीदना पड़ता है. क्लीन फर्म्स की कॉस्ट कम होती है, डर्टी की कॉस्ट बढ़ती है, और उन्हें फिर इंसेंटिव आता है कि हम भी अपनी ग्रीनर मेथड्स पे जाएं, वरना हम ये लाइसेंस खरीद खरीद के हमें नुकसान हो रहा है. Under what circumstances is this policy most likely to fail to achieve the intended reduction? A. Firms within the scheme are required to have a sufficient number of permits to cover the amount of pollution generated in production. इसमें तो उनको permits खरीदने पड़ रहे हैं, इसमें तो कामयाब होगी. Firms improve their technology to reduce the number of permits they require. यही मेन एम था इस रेगुलेशन का, इस लॉ का, तो ये भी फेल होने की बात नहीं है. Firms that do not use all their permits can sell some to other firms. इसमें भी clean firms को incentive आ रहा है. The permits do not impose strict enough limits on carbon emissions. सही तरह क्लियर स्ट्रिक्ट लिमिट है ही नहीं, वो करे जा रहे हैं पोल्यूशन, और परमिट जो है वो क्लियरली बता ही नहीं रहा कि कहां तक होना चाहिए था. सो डी इज अ बैडली डिजाइंड परमिट. समझ आ गया मेरे बच्चों? ओके, आप लोगों की चॉइस है. 15th के बाद यू नीड अ कपल ऑफ मिनट्स ऑफ. हम खामोशी से 2 मिनट काम नहीं करते, वरना अगर चाहते हो तो मैं कंटिन्यू करके एक ही दफा खत्म करा दूं. Now, who will bell the cat? Who will answer? सर अभी कंप्लीट करवा दें. Good girl. 15 क्या कह रहा है? A government is committed to reducing the Gini coefficient. Gini coefficient क्या है? Which shows inequalities of income distribution. जिनको याद नहीं आ रहा, syllabus coverage समझ लो जरूरी है. So which policy is most likely to fail to achieve the policy objective? हम Gini coefficient जितना जीरो के पास हो उतना अनफेयर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना सॉरी जितना जीरो के पास हो उतनी फेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना वन के पास उतनी अनफेयर. जैसे मैंने बताया था कि पाकिस्तान का जस्ट 0.32 है, पता नहीं कैसे हुआ है. यूएसए का उसके मुकाबले में 0.38 है, तो पाकिस्तान में ज्यादा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू जीनी कोएफिशिएंट. तो जितना जीरो के पास उतना फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम्स. तो कौन सी पॉलिसी फेल होगी कि इनकम गैप्स और बढ़ जाए? डिक्रीज इन एड वैलोरम सेल्स टैक्स रेट्स. सेल्स टैक्स रिग्रेसिव होते हैं, उनको हटाओ तो इनकम गैप्स बेहतर हो जाते हैं. अ मोर रिग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम, ठीक है, इससे जो है इनकम गैप्स बढ़ जाएंगे. इनकम टैक्स आपने रिग्रेसिव कर लिया, गरीब से ज्यादा प्रोपोर्शन ले रहे हैं उसकी इनकम का और अमीर से कम, तो यही ऑप्शन सही है. बाकी मोर प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, इंक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट्स टू अनएम्प्लॉयड, उससे गरीबों के हालात बेहतर हो जाएंगे, इनकम गैप्स कम हो जाएंगे, सो जीनी कैप्शन लो हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो बच्चों? मैं एक दो दिन में आपसे एमसीक्यूज थोड़ा सा करवा के प्रैक्टिस देखना चाह रहा हूँ. बच्चों क्लियर है 100%? ओके, आई गेस है. लेट्स मूव ऑन टू नंबर 16. Which calculation would give the MRP, marginal revenue product of labor, for a firm selling its product in an imperfectly competitive product market? Imperfectly competitive means monopsony यहाँ पे, but don't worry about it. monopoly की बात कर रहे हैं, फिर आगे monopsony की. MRP का फॉर्मूला क्या है? MR into MPP, marginal revenue into marginal physical product. लेबर मार्केट का आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है. So let's see. Average output produced per worker employed into MR of the product, नहीं. Average output produced per worker into price of the product, नहीं.
क्योंकि प्राइस के केस में वैसे भी परफेक्ट कंपटीशन में एमआर होती है, प्राइस इम्परफेक्ट में नहीं होती. Extra product produced by an additional worker, yes, marginal physical product into marginal revenue of the product. तो ये हो गया ऑप्शन सी आपकी 100% ठीक है. बेटे समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके, दिस आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट आप लोगों को शायद भूला हुआ हो. हमने किया था एक दो बार, लेकिन कुछ सारी अटेंडेंस भी नहीं थी, तो आई एम नॉट श्योर कि ये टोटली समझ आया हो. ट्रांसफर अर्निंग्स एंड इकोनॉमिक रेंट थोड़ा सा मुझे बता दें, ये याद नहीं है तो मैं कॉन्सेप्ट जल्दी से रिवाइज करा दूं. Okay, that I'm assuming you guys know it then. वैसे अपनी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, ट्रांसफर अर्निंग्स आर द मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड टू कीप. रिवाइज करवा दूं? नो सर, डायरेक्ट करवा दें. हाँ, ट्रांसफर अर्निंग्स आर द मिनिमम पेमेंट नीडेड टू कीप अ फैक्टर प्रोडक्शन सच एज लेबर इन इट्स प्रेजेंट यूज. यस. आपसे पूछा था ना वृदा कि मिनिमम कितने पे काम करेंगे, वो ट्रांसफर अर्निंग है. इकोनॉमिक रेंट इज व्हाट यू रिसीव ओवर एंड अबव योर ट्रांसफर अर्निंग्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर जो आपको मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ यू इज विलिंग टू डू हिज फर्स्ट जॉब और हर फर्स्ट जॉब फॉर लाइक 50,000 रुपीज अ मंथ, और आपको 60-70 मिल गया, तो 50 इज योर ट्रांसफर अर्निंग, 70 आपकी करंट अर्निंग है, और 50 और 70 में जो गैप है ओवर एंड अबव योर मिनिमम रिक्वायर्ड वेज, वो आपकी 20,000 इकोनॉमिक रेंट है. ग्राफ में कैसे देखते हैं जी? सप्लाई कर्व के ऊपर का एरिया और वेज रेट से नीचे नीचे ये आपका इकोनॉमिक रेंट होता है, और सप्लाई कर्व से नीचे नीचे नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड तक जो इक्विलिब्रियम पे होते हैं, वो हमारा ट्रांसफर अर्निंग होता है. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ में शो कर दूं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा विजुअल ईजी हो जाए. लेट्स सी जी, हियर वी आर. मैं सप्लाई कर्व लगा रहा हूँ, नॉर्मल, और डिमांड कर्व भी नॉर्मल लेबर का. इधर वेज रेट और इधर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर. ये हमारा इक्विलिब्रियम और ये हमारी वेज बनी. अब बेटे सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर, वेज रेट से नीचे नीचे इज इकोनॉमिक रेंट, एंड दिस इज ट्रांसफर अर्निंग. अब ज़रा याद रखिएगा, जितनी इनइलास्टिक सप्लाई होगी, मैं इसमें थोड़ा टेढ़ा बना दी ग्राफ, लेकिन चले कोई नहीं, ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है. जितने वर्कर हायर हो रहे हैं, इनकी सारी इनकम सप्लाई कर्व से नीचे है, ट्रांसफर अर्निंग्स. और ये हाईली स्किल्ड रोनाल्डो जैसे वर्कर्स हैं, इनकी सारी अर्निंग जो है ये सप्लाई कर्व है, इनकी सारी अर्निंग इकोनॉमिक सॉरी नीचे इकोनॉमिक रेंट है, सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर और वेज रेट से नीचे नीचे. समझ आ गया बच्चों? या एक और भी आपको दिखा दूंगा, मसलन मैं एक ही ग्राफ में दोनों करके दिखाता हूँ आपको. ये एक इलास्टिक सप्लाई कर्व है, और ये वाला एक इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है लेबर का. यहाँ मैंने वेज रेट बनाया. फॉर सप्लाई कर्व विद इट्स इलास्टिक, देखो इकोनॉमिक रेंट सिर्फ एरिया ए है, और ट्रांसफर अर्निंग्स एरिया बी एंड सी कितना बड़ा है. जबकि फॉर इनइलास्टिक वन, इकोनॉमिक रेंट अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द वेज रेट ए प्लस बी है, और बिलो सप्लाई कर्व सिर्फ सी है. तो जितना स्किल्ड वर्कर, इनइलास्टिक डिमांड, उतना इकोनॉमिक रेंट ज़्यादा, ट्रांसफर अर्निंग कम. जैसे ऊपर हमने देखा क्लीनर्स वगैरह का, अनस्किल्ड वर्कर्स का बहुत ज़्यादा ट्रांसफर अर्निंग सारी होती है, उसको ऊपर कोई मिलता ही नहीं है. जबकि रोनाल्डोज जैसे यूनिक लोगों का परफेक्टली इनइलास्टिक सारी इनकम इकोनॉमिक रेंट. अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे वन ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व, in which market would labor's transfer earnings exceed its economic rent. माइंड में ग्राफ लगाएं और देखें कहां पे ट्रांसफर अर्निंग ज्यादा है इकोनॉमिक रेंट से. बहुत आसान है अगर गौर से देखें तो. I wish my pen worked here. बी ऑप्शन. Sorry, बी ऑप्शन. B क्या कह रहा है जी? 1 and 4. यस, 4 में तो सारी ही ट्रांसफर अर्निंग है, परफेक्टली इलास्टिक है. 1 में काफी इलास्टिक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक रेंट होगा, सारा नीचे वाला रही है ट्रांसफर अर्निंग. रिदा आपने किया था ये? मेहरीन सर. मेरीन, शाबाश, छागी हो. Who has trying to join us? आवाज तो आई थी but I can't see anyone. Umar Ghafoor is here. Wow, good to see that. Anyways, जी let's move on. Number 18.
which objective would not be suitable for a government. अब हम आ गए हैं मैक्रो पे, 17 क्वेश्चन माइक्रो के, अब मैक्रो आपको जरा इजी लगेगा। अपार्ट फ्रॉम यूनिट 3 जो अभी तक हम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, उसकी भी मैं वीडियोस भेजूंगा, एक बार देख लेना, फिर लाइव क्लासेस में या ऑनलाइन में मैं आपको पढ़ा दूंगा। Which objective would not be suitable for a government if it were seeking sustainable economic growth? Sustainable जो continue हो उसके फ्यूचर में। तो हम देखते हैं, अचीविंग द हाईएस्ट ग्रोथ रेट बाय यूजिंग ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो आपने फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर दिया, रिजेक्टेड। केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पॉसिबल है। इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड लैंडस्केप, पॉजिटिव पॉसिबल है। मीटिंग नॉट बी मीटिंग द नीड्स ऑफ बोथ इट्स करंट एंड फ्यूचर पॉपुलेशन, ये भी पॉसिबल है कि सस्टेनेबल हो जाए इसके रिजल्ट में। तो ए, अचीविंग द हाईएस्ट ग्रोथ रेट बाय यूजिंग ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो नॉट लिखा हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट है। सब बच्चों को समझ आ गया? Okay, now I'm gonna ask one of you to answer because it's becoming very dull. Umar Ghafoor, number 19. What's the difference between a country's GDP and GNP? अगर याद नहीं है तो याद दिला दूं आपको, बहुत आसान है। उमर जल्दी से बता दो बेटे, याद नहीं है? Umar, are you just signing in for attendance? It seems like that. अली अहमद, आपको याद है कि नहीं? आप रिवाइज भी कर रहे थे चैप्टर। कैपिटल कंजम्पशन नहीं नहीं नहीं, वो एनएनपी के लिए होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में जो पाकिस्तानी बाहर से अर्न करके ला रहे हैं वो ऐड करो, फॉरेनर्स जो लेके जा रहे हैं माइनस करो। नेट प्रॉपर्टी या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उमर समझ आ गया? सिंपली ऑप्शन सी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओ मोमिना मेरा बेटा, 37 मिनट्स ओनली लेट। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू, सर मेरा नेट चला गया था। I understand, you're a good kid. Number 20. Some individuals, ये वैसे वीडियो आपकी YouTube पे लग जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैं मई जून 32 का पास्ट पेपर करा रहा हूँ, MCQ। Says 20. Some individuals seek to increase their share of existing wealth without creating new wealth. This can be a problem in developing economies. What is an example of this behavior? अब देखो यहाँ पे ये जनरल क्वेश्चन है, इट्स नॉट लाइक टोटली इकोनॉमिक्स, कॉमन सेंस। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं, कंट्री की वेल्थ नहीं बढ़ाते, न्यू वेल्थ नहीं बढ़ाते। सो डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रॉब्लम हो जाता है। कौन सा एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है, जरा तसल्ली से देखें। बंदे की वेल्थ बढ़े, इकोनॉमी की, कंट्री की वेल्थ में इजाफा ना हो। इसमें एक ऑप्शन बहुत टेम्पटिंग होगी, लेकिन ध्यान रखना वो नहीं है, तसल्ली से देखिएगा। बंदे की इनकम बढ़े, वेल्थ बढ़े, लेकिन इकोनॉमी में इजाफा ना हो। सर ऑप्शन ए, यही टेम्पटिंग थी, नॉट करेक्ट। सी, अ लैंडलॉर्ड बीइंग पेड फॉर द हायर ऑफ अ रूम। एक रूम है जिसको लैंडलॉर्ड ने रेंट पे कर दिया, अपने इनकम बढ़ा दी है, लेकिन कंट्री की वेल्थ में कोई इजाफा नहीं हुआ। पहले में देखो, लैंड ओनर ने जब रेंट किया फार्मर को तो वो आउटपुट बनाएगा बी में। डी में देखो, एंटरप्रेन्योर ने एक ऐसी फर्म सेटअप की जिसमें लो वेजेस पे करता है, उससे भी आउटपुट बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी कंट्री की। पहले वाले में ब्राइब में स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, बदले में कोई वेल्थ जनरेट हो सकती है। आई एम थिंकिंग इट्स सी, बट आई जस्ट चेक। मुझे वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी, इसलिए मैं नहीं ले रहा। नॉर्मली सम थिंग्स आर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो सही नहीं होते। 22 क्वेश्चन था हमारा, 22 था, कौन सा था? 20 था, सॉरी, 20 was A. Oops, Umar, you were right. Bribe, hidden economy. हाँ, landlord being paid for hire of a room, rent becomes part of national income, earned income है। My bad, my bad. वेल्थ अपनी भी बढ़ा रहा है और कंट्री का भी रेंट ऐड हो रहा है, सो इट हैज टू बी। जहाँ पे उसने रूम हायर किया वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, वहाँ पे इनकम जनरेट हो ही सकती है। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगेन स्पेशल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगी, उसकी वेल्थ बढ़ जाएगी,
क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट है, हिडन इकोनॉमी का हिस्सा है, तो वो नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। सबको समझ आ गया बेटे? माय बैड, आई वाज थिंकिंग अ बिट टू क्लेवर हियर। सबको समझ आ गया है? Okay, let's move on to 21. What is necessary to calculate the number unemployed? Everyone of working age who is not in employment, those of pension age who still want to work, part-time employees seeking full-time employment. कौन सा इसमें आपको सही लग रहा है? Let's see your concepts here. Everyone of working age who is not in employment, क्या वो willing भी होगा, able भी होगा? No. Those of pension age who still want to work, what do you think? थोड़ा सा मैं इंटरैक्टिव कराना चाह रहा हूँ। कौन सी ऑप्शन? सी। पार्ट टाइम एम्प्लॉय सीकिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयड में नहीं है, ये पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने अनएम्प्लॉयड नंबर कैलकुलेट करना है, तो यस, एक यस मुझे जरा गलत लग रहा है। पेंशन एज के जो है बी ही एंड पे रह जाएगा, लेकिन आई एम वंडरिंग व्हाई। पेंशन एज के हैं, ठीक है, स्टिल वांट टू वर्क, विलिंग एंड एबल जरूर हैं। यस, पेंशन एज के हैं, विलिंग एंड एबल टू हैं, तो ऑप्शन बी हैज टू बी करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं जल्द देख लूं। हाँ, बी इज बिल्कुल करेक्ट आपका 100%। कैसे बेटे? वर्किंग एज का होना जरूरी नहीं है कि आप विलिंग हों, हाउसवाइफ भी होती हैं, या एबल हों, कुछ लोग बेचारे अनहेल्थी होते हैं, तो वो तो नहीं आएगा। पेंशन एज के स्टिल वांट टू वर्क, एज ज्यादा होगी लेकिन एबल भी हैं और विलिंग भी हैं, तो उस केस में उनको शामिल किया जाएगा। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज सीकिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये आ, ये भी अनएम्प्लॉयड में कैलकुलेट द नंबर अनएम्प्लॉयड, एक मिनट, हाँ ये भी अनएम्प्लॉयड में आएंगे। पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, फुल टाइम पे आना चाह रहे हैं, तो विलिंग भी हैं और एबल टू वर्क भी हैं, डेफिनेटली इसमें आ जाएगा। सबको क्लियर है मेरे बच्चों? Okay, number 22. Oh, I hate these questions, but let's do it today. Um, थोड़ा सा इसको मैं, या इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। जी बच्चों, ये कॉमन सेंस है, इकोनॉमिक्स नहीं है। डायग्राम शोज चेंजेस इन द नंबर एम्प्लॉयड इन 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन अ सिटी बिटवीन 15 एंड 20। लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस, पहले हमेशा लेबल देखा करो, एम्प्लॉयमेंट थाउजेंड्स में, और फिर ईयर्स के साथ उसका क्या ट्रेंड रहा है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, जो डेफिनेटली कंक्लूड हो रहा हो, फाइनेंस वाज ऑलवेज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, फाइनेंस से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में एक वक्त वर्कर्स काम कर रहे थे, तो ये गलत हो गया। लेजर हैड द फास्टेस्ट ग्रोथ इन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेजर का कोई 5 से हम गए हैं ऑलमोस्ट 20 पे 15, मुकाबले में कोई भी इतना राइज नहीं किया, तो हैज टू बी बी। सबको समझ आ गया? सी क्यों रिजेक्ट हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग वाज द ओनली इंडस्ट्री टू शो साइंस ऑफ डिक्लाइन, नहीं, फाइनेंस भी डिक्लाइन हुई है, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 4 इंडस्ट्रीज डिक्रीज्ड ओवर द पीरियड, 2 में डिक्रीज हुई है, 2 में बढ़ी है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन। ये आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, एक्चुअल आउट और वो वाला ग्रोथ वाला, तो लेट्स सी। वो कह रहा है जी कि हाँ, I'm just waiting for it to clear up. Yes. At the start of the year, the production possibility frontier for an economy is at PPF 1, and the economy is at point S. At the end of the year, the PPF is PPF 2, and economy is at point T. Which diagram shows that economy has experienced actual growth but not potential growth? ये तो बच्चों आराम से हो सकता है, तो मुझे बताएं कौन सा आपको सही लग रहा है कि एस से टी पे गए, एक्चुअल ग्रोथ आई है, पोटेंशियल नहीं आई। ए इज करेक्ट। एक्चुअल ग्रोथ इज अ मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी, यानी एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना। पोटेंशियल इज द एक्चुअल शिफ्ट ऑफ पीपीसी, रिसोर्सेज की क्वांटिटी क्वालिटी का बढ़ जाना। एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन वाली बायर शिफ्ट होनी। गुड। सो नंबर 24, ये चैप्टर हमने नहीं किया, बट आई वांट टू टीच यू हाउ टू डू दिस। आसान है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन इकोनॉमी इंक्रीजेस बाय $4,000, while at the same time investment falls by $1,500। जो भी इंजेक्शन हो इकोनॉमी में वो मल्टीप्लाइड होके इफेक्ट आता है उसका, ठीक है, नेशनल इनकम पे।
अब उसने नीचे पूछा है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन नेशनल इनकम फॉलोइंग दीज चेंजेस। 4,000 इंजेक्ट हुआ, 1500 इन्वेस्टमेंट विड्रॉ हुई, तो 2500 का इंजेक्शन टोटल आया आय का। ठीक है, 1500 कम हुआ था, जी का 4,000 ज्यादा, तो 2500 जी पॉजिटिव इंजेक्शन हुआ है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है? एडिशनल इनकम का कितना हम सेव करते हैं, टेंडेंसी उसकी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टैक्स क्या है? एडिशनल इनकम का गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है। एमपीएम यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या है? एडिशनल इनकम का कितना इंपोर्टेड गुड्स पे या सर्विसेज पे लग रहा है। 1/10 मीन्स हम डिवाइड करेंगे तो 0.1, एवरी डॉलर का 0.1 यानी 10 सेंट्स सेव हो रहा है। एमपीटी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टैक्स 1/5 0.2, एवरी डॉलर का 20 सेंट्स 0.2 टैक्स में जा रहा है। एमपीटी एमपीएम देखते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट 1/10 0.1 यानी 10 सेंट्स हर डॉलर का इंपोर्ट्स पे लग रहा है। तो टोटल विड्रॉल्स कितनी हो गई जी? 0.1 प्लस 0.2 फॉर एमपीटी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टैक्स, 0.4 विड्रॉ हो रहा है इकोनॉमी में से। फॉर्मूला है जी 1/MPW मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ विड्रॉल्स, सेविंग टैक्सेस इंपोर्ट्स। 3 विड्रॉल्स होती हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम अब क्या होगी? 1/0.4, 2.5 टाइम्स मल्टीप्लायर आएगा। 2500 इंजेक्शन था, इसको 2.5 में मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन बी 6250। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, ये आपने नहीं पढ़ा, सो आई वोंट बी वरीड टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन, लेकिन जब पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह बड़े आराम से हो जाएगा ये। ऑलराइटी, लेट्स मूव ऑन। ये वाकई इस वक्त आपको जरा मुश्किल लगेगा, बाद में करते हैं। 25 जी, which change will allow an increase in economy's money supply? मनी सप्लाई किस वजह से बढ़ेगी? An outflow of currency for trade and capital purposes becomes an inflow. पहले बाहर आउटफ्लो हुई थी, हमने बाहर इन्वेस्टमेंट्स की थी, अब उनके प्रॉफिट आ रहे हैं, रिटर्न्स आ रही हैं, इंटरेस्ट वगैरह इनफ्लोज हो गई हैं, तो ऑब्वियसली यहीं पे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। बाकी भी देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक इंस्ट्रक्ट्स कमर्शियल बैंक्स टू कीप हायर रेशियो ऑफ कैश टू डिपॉजिट्स। वो कह रहे हैं जी हायर लिक्विडिटी रखें, अब बैंक्स लेंडिंग कम कर सकेंगे, मल्टीप्लायर प्रोसेस कम हो जाएगा। सी, मनी सप्लाई कम, तो सी गवर्नमेंट बजट बैलेंस मूव फ्रॉम अ डेफिसिट टू सरप्लस। डेफिसिट मींस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है कंपेयर टू टैक्स रेवेन्यू, अब जो है वो टैक्सेस ज्यादा ले रहे हैं, सरप्लस हो रहा है रेवेन्यू, और स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, उससे तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। डीजी गवर्नमेंट रिप्लेसेस बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स विद बोरोइंग फ्रॉम जनरल पब्लिक। हमें बॉन्ड्स बेचे जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग का ऑपोजिट, पैसा हमारी जेबों से निकल के हमारे कमर्शियल बैंक से निकल के गवर्नमेंट के पास गया, मनी सप्लाई कम, बैंक्स लेंड नहीं कर सकेंगे। ऑल क्लियर जी? ओके, नंबर 20 मैं एम ही करता जा रहा हूँ। आई एम श्योर सम ऑफ यू आर हैविंग ग्लिचेस, प्लीज डू आस्क इफ देयर इज, आई एम नॉट इन अ रश। ये नंबर 26 जी, वही लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, डिमांड फॉर मनी वाली, सप्लाई ऑफ मनी वाली। मनी सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व 3 मोटिव्स, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन से मिलके बनता है। ठीक है जी, इन अ कंट्री द इनिशियल मनी सप्लाई इज गिवन बाय MS0, इनिशियल लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व यानी डिमांड कर्व फॉर मनी इज LP0, इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R0। There is an increase in precautionary motive for holding money. Which diagram shows the change in that will occur? अगर लोग ज़्यादा कैश डिमांड कर रहे हैं प्रिकॉशन के लिए, एहतियात के लिए, डिमांड कर्व फॉर मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। सो डी में LP0 से LP1 पे गए और इंटरेस्ट रेट बढ़ा उसके रिजल्ट में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? ओके जी, नंबर 27 अब जी, let's see. UK government gives aid to Ugandan government to spend on a school. One condition is that they must buy the materials from the UK. एड दी है कि स्कूल बनाओ, लेकिन साथ स्ट्रिंग लगा दी है। स्ट्रिंग लगा दी है, इसको बोलते हैं टाइड एड, स्ट्रिंग वाली एड, शर्तों वाली एड। जैसे अमेरिका में देता है और कहता है बदले में ये मेरे साथ करो, बी माई पार्टनर, बी माई एलाई। वन कंडीशन इज दैट दे मस्ट बाय द मटेरियल्स फ्रॉम यूके। विच टाइप ऑफ एड डज नॉट टेक प्लेस? बायलैटरल है, मल्टीलैटरल नहीं है, प्रोजेक्ट है, टाइड है, तो आई थिंक दिस शुड बी डज नॉट टेक प्लेस में। बायलैटरल बीन टू कंट्रीज, multilateral between more than one, more than two or more countries actually. Project means किसी खास प्रोजेक्ट जैसे स्कूल है, टाइड मीन्स शर्त लगी हुई है, तो हैज टू बी मल्टीलैटरल। मैं देख लेता हूँ एक बार,
हैज टू बी मल्टीलैटरल, और कोई ऑप्शन बचती नहीं है। यस, बी। समझ आ गया बेटे? कोई कंफ्यूजन? टू और मोर कंट्रीज मल्टीलैटरल, बायलैटरल दो कंट्रीज के बीच में प्रोजेक्ट, जैसे स्कूल था या रोड्स हो, एयरपोर्ट्स हो, टाइड शर्त लगी हो, तो नॉट कौन सा था? ये अपना मल्टीलैटरल दो कंट्रीज के बीच में थी, मोर देन टू कंट्रीज के बीच में नहीं थी। राइट जी। अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, व्हाट इज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस? उसके रिजल्ट में क्या होता है? स्विच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन? नो। इंक्रीज इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वो तो कम हो जाएगी। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, नहीं, इनकम्स कम है तो इंपोर्ट्स कम है। इंक्रीज इन द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट आएगा गवर्नमेंट का। आसान था इसलिए मैं जल्दी आगे जा रहा हूँ, किसी ने पूछना हो तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। Okay, ji. Number 29, Government of Lesotho introduces a program to promote exports and to encourage firms to expand by subsidizing local entrepreneurs. दो काम किए जी। प्रोग्राम एक इंट्रोड्यूस किया जिससे एक्सपोर्ट ज़्यादा हों, और लोकल फर्म को एक्सपैंड करवाना चाहते हैं बाय सब्सिडाइजिंग लोकल एंटरप्रेन्योर्स। Which effect is this likely to have on incomes, the balance of payment, current account deficit and government expenditure in Lesotho? बहुत आसान है। इनकम्स क्या होंगी जी? बढ़ जाएंगी ऑफ कोर्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट, यू नो, डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। लेट्स सी विच वन इज दैट। अच्छा, उन्होंने वो ऑप्शन नहीं दी। इनकम्स राइज होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं, लोकल इंटरव्यूज को सब्सिडाइज कर रहे हो, तो आखिरी दो बच गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रमोट एक्सपोर्ट्स है, रिड्यूस या अनसर्टन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो डेफिनेटली डेफिसिट बढ़ भी रहा है। रिड्यूस होगा, सॉरी, डेफिसिट भी रिड्यूस होगा ना, बैलेंस रिड्यूस पेमेंट रिड्यूस का। होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नो चेंज है, हालांकि वो डेफिनेटली बढ़ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ मेरे बेटा देखो, करंट अकाउंट सर का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज नहीं होगा? हाँ, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा ना मेरे बेटा, जिसकी वजह से जी बैलेंस सर, ऑफ पेमेंट अनसर्टन हो गया करंट अकाउंट। क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का तो बढ़ रहा है फॉर श्योर, लेकिन करंट अकाउंट अनश्योर हो रहा है। एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो रही हैं, साथ में इनकम्स बढ़ रही हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा खरीदेंगे, लग्जरीज होती हैं, वाइडी इलास्टिक होती है। सो ऑप्शन डी आई वुड गो फॉर। मैं एक बार चेक कर लूं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ओह, बी। एक मिनट, एक मिनट, हाउ इनकम्स फॉल? नहीं, ये 29 है, सॉरी सॉरी, वही मैं कहूँ, 29 इज डी, यस। ठीक है जी, दोबारा बताता हूँ जी। गवर्नमेंट ने दो काम किए, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होना चाहिए, साथ में लोकल फर्म्स को सब्सिडाइज किया कि एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें, इससे इनकम्स बढ़ेंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट अनसर्टेन क्यों है? एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से सरप्लस होने का चांस है, डेफिसिट कम होने का चांस है, लेकिन इनकम्स बढ़ने से इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं, हम अक्सर लग्जूरियस गुड्स, कंज्यूमर गुड्स यस इंपोर्ट्स करते हैं, तो वो अनसर्टेन हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अलबत्ता डेफिनेटली राइज करेगा। लास्ट वन जी, government currently has a balanced budget. Balanced budget means जितना tax revenue है उतनी spending है. It is considering the possible variation in tax revenue and government expenditure shown. Which three options are likely to have the potential to move the budget into surplus? Revenue ज़्यादा आए, spending कम करे. Tax revenue increase, government expenditure increase, no. Tax revenue increase, government spending reduce, yes. X confirm है. Tax revenue reduce, government spending, Z reduce, reduce। एक मिनट, तो हमारे पास फिर बच गया जी W, X एंड Z। बिकॉज देखो, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल तो है ना कि शायद टैक्स रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा रहे हो। जी इसी सर, तरह प्रोपोर्शनेट नहीं होगा ना। हाँ, प्रोपोर्शनेट नहीं होगा उसका। एक्स के केस में टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बढ़ेगा। अलबत्ता जी के केस में दोनों रिड्यूस रिड्यूस, वी डोंट नो प्रोपोर्शनल, सो हैज टू बी W, X एंड Z, ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन को बेटे थोड़ा सा सेंस से सॉल्व करना होता है। बच्चों कैसा लग रहा था P3? सर सही लग रहा है सर। ओके, उमर को सही लग रहा है। मोमिना, मोहम्मद? सर ठीक है, मैं आपको एक बात इतनी बताऊं, भी तैयारी P3 नहीं का है। सारा सीन क्या है? रिवीजन। बिल्कुल बेसिक, बाय डेफिनेशन 90-95% क्वेश्चन होते हैं, रिवीजन ना होना तो बच्चा फंस जाता है। एक थरो रिवीजन बच्चों दो, चाहे मॉक से पहले या बाद में। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ ग्रिप ऑन योर सब्जेक्ट, इतना है कि आप एमसीक्यूज की बेसिक सारी जानते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट जी।
दिस वीडियो विल बी मेड अवेलेबल एज सून एज पॉसिबल। आज रात को ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये काम। कोई मेरे बच्चे किधर गए? खत्म हो गए बच्चे। एनीवेज जी, हैव अ गुड डे। आई विल सी यू ऑल इंशाल्लाह Tomorrow we will have the class at the same time. सेम टाइम टुमारो एज वेल, अनलेस देयर इज अ चेंज। आई एम श्योर कल सैटरडे है, कोई काम नहीं है, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह।